हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक। एक मिनट। हाँ, क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी मतलब भूगोल का चैप्टर सेकंड जो है डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने 2 पार्ट आप लोगों को करवा दिया। ये जो लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है आज हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नेम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, पार्ट थर्ड जो है इसको कंप्लीट कराने के बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगी जो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कथन और तर्क बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। बस जो है आप लोग जुड़े रहिए, ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आप सी टैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सी टैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अभी से जो है एसएसटी को पढ़ना जो है स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ना केवल 1 महीना बचता है और उसमें सोचे कि एनसीईआरटी की बुक आप कंप्लीट कर लें, तो वो जो है कंप्लीट होना जो है नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, एक चाहते हैं कि इस बार का जो सी टैट है, जो का भी पेपर 2 है वो क्लियर कर लें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें और आपका जो फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। और आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग चाहे पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं जो है क्लासेस पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जो है आप लोगों को समझाऊंगी। क्लासेस जो है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक सबसे बड़ी बात, देखिए, जो मैं अभी क्लासेस दूंगी ना आप लोगों को, वो सीडीपी जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। ठीक है, इसके बाद जो है एसएसटी, ईवीएस, हिंदी, ये 3-4 क्लासेस जो है आप लोगों की बहुत जल्द ही स्टार्ट करूंगी मैं। और इसका टाइम टेबल पूरा जो है शेड्यूल करूंगी, पूरा टाइम टेबल जो है आप लोगों को बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे, जिससे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो है तैयारी साथ साथ में चलती रहे। ठीक है, तो ये सब तो रही बातें। आज जो मैं कवर करवाने वाली हूँ वो जो है हम करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये सभी पार्ट जो है मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। भूमि, भूमि का उपयोग, भूमि संसाधन का संरक्षण, मृदा के बारे में प्लस जल के बारे में। ठीक है, आज जो हम करेंगे सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है उसे जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ जो है आप लोगों का क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सी टैट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी के द्वारा अपना सी टैट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं जो है आप लोगों की उसमें मदद करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जो चीज़ें मैं करवाऊंगी वो तो आप लोगों को करना ही है। साथ में आप सेल्फ स्टडी करें तो यहाँ से जो है आपको एक अच्छा मटेरियल मिलेगा, हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप जो है अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में मतलब एक सही दिशा में जो है आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं सी टैट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ जो है आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी से अपना सी टैट क्रैक करना चाहते हैं। ये सब हमने कर लिया था। आज जो है हम क्या करेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति और एक मिनट, हाँ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पूरा जो है एक एक पॉइंट जो है मैं करवाने वाली हूँ जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, इसके बारे में जो है जानने से पहले, समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये किस मंडल में पाया जाता है। देखिए, जो सी टैट है ना, जिनका सी टैट पेपर 2 एसएसटी है, उन लोगों को मैं बता दूं कि एनसीईआरटी आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, एकदम पूरा लाइन टू लाइन अच्छे से समझना होगा, तभी आप जो है कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। एक एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को इसके अलावा अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक एक पॉइंट जो है शामिल किया हुआ है, हर एक चीज़ जो है समझाऊंगी, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बस जुड़े रहिए अगर आप जो है पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है जरूर हेल्प मिलेगी, आप लोगों को यहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये जो पीडीएफ है ये ना, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दूंगी। तो इसका जो है लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी, अपना सेल्फ नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि 4 मंडल होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। पृथ्वी का जो सबसे ठोस वाला भाग होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पे जल मिलता है जल मंडल। वायु की परतों से घिरा हुआ जो मंडल होता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, ये 3 मंडल हैं। अब इन तीनों मंडलों के बीच में आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, जहाँ पे जो है स्थल, जल और वायु तीनों है ना, मतलब कि
स्थल, जल और वायु के बीच जुड़े एक सकरा जो क्षेत्र है, इसी में जो है पाया जाता है जीवन, जिसे कहा जाता है जयमंडल। ठीक है, मतलब कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। याद रखिएगा, जैव मंडल जहाँ पे जो है स्थल, जल, वायु तीनों पाया जाता है। जैव मंडल होता क्या है? जैव मंडल क्योंकि यहाँ पर जो है स्थल, जल और वायु तीनों पाया जाता है, जो कि किसी के लिए भी सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो जैव मंडल में सभी जितने भी जीवित जातियां हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे, सभी लोगों के लिए जितने भी जीवित जातियां हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर क्या है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस जीवन आधारित जो तंत्र को क्या कहा जाता है, परितंत्र। कहने का मतलब जो जीवित रहने के लिए, जितनी भी जीवित जातियां हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जो है परस्पर संबंधित और निर्भर है, इस जीवन आधारित जो तंत्र है उसे कहा जाता है परितंत्र, जीवन आधारित तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा ये लाइन, जीवन आधारित जो तंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, परितंत्र। अब हम बात करते हैं वनस्पति की। देखिए, वनस्पति या बोले कि वन्य जीवन, ठीक है, ये सभी वनस्पति और वन्य जीवन ये क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, जिस तरह से पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, जिसका प्रयोग जो है हम तरह तरह के कामों में जो है करते हैं, चाहे वो हम घर बनाने के लिए करें, चाहे फर्नीचर के लिए करें। ठीक है, तो पौधे हमें क्या देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं। ये हमें जो है वनस्पतियों से ही हमें मिलता है, पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि अगर आपको जीवित रहना है, जीवित रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तभी हम जो है सांस ले पाते हैं। चाहे वो फसलों को उगाने के लिए आवश्यक जो मृदा है उसकी भी क्या होती है, सुरक्षा करते हैं। और जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे जो रक्षक मेखलाएं, मैंने बताया था ना इससे पहले, जो रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, कौन, मृदा को संरक्षित रखने के लिए। जो रक्षक मेखला है वो किस रूप में काम करता है, मृदा को क्या करता है, संरक्षित रखने के लिए, मतलब कि मृदा के संग्रहण के लिए, मृदा को संरक्षित करने के लिए जो है रक्षक मेखलाएं काम करती हैं। तो जो ये वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, कैसे, अगर आप कतार में जो है एक तरह से वृक्ष लगाएं, ये रक्षक मेखलाएं, ठीक है, ये मृदा को जो है अपरदित नहीं होने देती हैं। तो ये जो है हमारी जो वनस्पति हैं, ये रक्षक मेखला के रूप में जो है कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फल, गोंद, कागज। ठीक है, कागज से प्रदान करते हैं, मतलब कि जो वनस्पति है, ये फल, गोंद, कागज, ये सभी जो चीजें हैं ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब आगे बात करते हैं वन्य जीवन। वन्य जीवन क्या है, जिनका जीवन जो है वन में हो। तो किनका जीवन होता है, जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हो गया, कीट हो गया, या जलीय जीव जो हो गए, ये सभी आते हैं वन्य जीवन के अंतर्गत। ठीक है, इनसे हमें क्या क्या मिलता है, हमें दूध भी मिलता है, हमें मांस मिलता है, हमें ऊन मिलता है, तो ये इसी से मिलता है। इसके साथ ही जो है ना, ये जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं, ये कहीं ना कहीं जो है अलग अलग तरीके से जो है अपघटक के रूप में भी कार्य करती हैं। मतलब परितंत्र में एक अपघटक के रूप में कार्य करती है। किस तरीके से, परितंत्र क्या होता है, परितंत्र अभी मैंने बताया ना, जितनी भी जीवित जातियां हैं, जीवित रहने के लिए जो एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है, परितंत्र। ठीक है, परितंत्र में एक अपघटक के रूप में मधुमक्खी किस तरीके से कार्य करती है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मधुमक्खी जो कि हमें शहद देती है, और ये कहाँ शहद लाती है, फूलों से। तो फूलों के परागण में जो है ये क्या करती है, मदद करती है। इसलिए जो है मधुमक्खी जो है परितंत्र में एक अपघटक के रूप में जो है क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो चिड़िया है अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब है, कीट जो है ये भी वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये किसी के लिए जो है क्या कार्य कर रहा है, किसी के भोजन का कार्य कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ये भी अपघटक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, गिद्ध हम सब लोग जानते हैं, जितने भी मृत जीव जंतु हैं उनको खाने का कारण करती हैं। ठीक है, ये एक अपमार्जक है, ये हमारे वातावरण को साफ करने का कार्य कर रही है गिद्ध। तो गिद्ध भी जो है क्या है, एक अपघटक के रूप में जो है जाना जाता है। तो मतलब कि गिद्ध जो है क्या है, ये भी एक अपघटक के रूप में जो है क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। कहने का मतलब पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। कभी भी क्वेश्चन आए कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक कौन सा है, तो अगर गिद्ध हो तो वही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, चाहे छोटे हों या बड़े,
ठीक है, सभी जो है परितंत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है अनिवार्य है। ये नहीं है कि आपका पेड़ पौधा ही, पेड़ पौधे के साथ वहाँ पे जो है पशु पक्षी, चिड़िया, कीट, मतलब कि ये सभी जो जीव जंतु हैं, जितने भी पक्षी हो गए या जलीय जीव हो गए या आपका कोई भी जीव जंतु हो गया या तो कीट हो गया, ये सभी जो है एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, जितने भी जीवित प्राणी हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परितंत्र में जो है संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी तो संतुलन बना रहेगा ना। कहीं ना कहीं चिड़िया, अगर मान लो कीट रहेंगे ही नहीं तो चिड़िया को कहाँ से मिलेगा खाना, ठीक है। तो ये सभी जितने भी जीवित जंतु हैं, ये सभी जो है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जो है क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं को, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। देखिए, ये क्या आपको पता होना चाहिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार, मतलब कि जो पशु हैं उनके उपचार के लिए जो है डिक्लोफिनेक और एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, ठीक है, उनका उपचार। उनके अपमार्जन उपरांत जब वो मर जाते हैं तो गिद्ध जो है, गिद्ध की किडनी खराब होने से मर रहे थे। कहने का मतलब है, इनको जो है खाने के बाद जो है गिद्ध की, देखा गया कि गिद्ध जो है इनकी बहुत बड़ी संख्या में जो है ये भी मर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी किडनी खराब होने के, जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि किडनी खराब होने के कारण, ठीक है। तो पशुओं पर जो है इन औषधियों के उपयोग पर जो है करने पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। कहने का मतलब है, गिद्ध को बचाने की जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि गिद्ध जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे पर्यावरण में जो है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये किस तरीके से जरूरी है वो मैंने बता दिया कि किस तरह से वो जो है मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको खाने का कारण है, एक अपमार्जक के रूप में जो है करता है, मतलब कि परितंत्र में जो है एक अपघटक के रूप में जो है ये भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो गिद्ध जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इसके प्रजनन मतलब गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे करते हैं वनस्पति की जो वृद्धि है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरीके से किया गया है इसकी बात करते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति है इनका किस तरीके से जो है इनको बांटा गया है। तो जो वनस्पति की जो वृद्धि है मुख्य रूप से ये जो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं इनका जो वितरण है वो निर्भर करता है कि इनकी वृद्धि जो है किस तरीके से हो रही है, और इनकी वृद्धि का जो मुख्य रूप है, मतलब मुख्य कारण है, वो तापमान और आर्द्रता है, ठीक है। इस पर जो है निर्भर करता है। और जितने भी विश्व की वनस्पतियां हैं मुख्य रूप से जो है इनको 4 भागों में रखा गया है। जो वनस्पति है उनको कितने भागों में याद रखना, 4 भागों में। प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है किस पर निर्भर करता है, तापमान और आर्द्रता पर। इसकी जो वृद्धि का मुख्य रूप है वो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। विश्व की जो वनस्पति हैं 4 भागों में जो है इन्हें बांटा गया है। कौन कौन से, वन, घास, गुल, टुंड्रा, ये ठीक है, ये चारों याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं वन के बारे में। अब जो वन है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो वनों की वृद्धि है इनको जो है तापमान और आर्द्रता के आधार पर जो है अगर इनको कैटेगराइज किया गया है तो सबसे पहले जो है सदाहरित वन। सदाहरित वन जो कि सदाहरित मतलब सदा हरित रहते हैं, मतलब हमेशा जो है ये हरे भरे रहते हैं। तो हरे भरे वन कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे पर्याप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पाया जाएगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो है बारिश होगी, ठीक है। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है क्या पाए जाते हैं, सदाहरित वन पाए जाते हैं। और ये जो सदाहरित वन होते हैं ना, ये बहुत ही विशाल वृक्ष होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े जो है ये उगते हैं। और इस प्रकार के जो वन के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है बोला जाता है कि जो सदाहरित वन है यहाँ पे जो है हमेशा जो है बारिश होती रहती है। यही कारण है कि यहाँ पे जो वन है हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये कभी भी जो है ये पत्तियाँ जो है पूरा इनकी नहीं झड़ती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाएगी, मतलब वर्षा कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो है वृक्षों का जो आकार है, क्योंकि ये विशाल वृक्ष किस में पाए जाते हैं, सदाहरित वन में, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। जैसे जैसे वृक्षों का आकार जो है छोटा होता जाएगा, थोड़ा से जो है ये छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे जो है ये किस पर निर्भर करेगा, वहाँ की आर्द्रता पर। मतलब आर्द्रता जो है कम होती जाती है, वैसे वैसे जो वृक्ष के आकार हैं वो भी कम होते जाते हैं, मतलब वृक्ष का आकार भी जो है क्या है, छोटे
होते जाते हैं। जैसे कि पर्णपाती वन, जहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है विशाल वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, मतलब इसकी वर्षा में जो है थोड़ा औसत से कम रहती है, तो वहाँ पे जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका कारण है आर्द्रता का कम होना, वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम हो जाती है। सदाहरित वन जो है बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, बहुत ही विशाल वृक्ष होते हैं, भारी वर्षा होती है। लेकिन जो पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पे जो है वर्षा थोड़ा कम होती है, और यही कारण है कि वृक्षों का जो आकार है वो थोड़ा छोटा होता है और ये कम सघन पाए जाते हैं, और ये वर्ष में अपना एक बार जो है पत्ती जो है जरूर झाड़ देते हैं, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन। अगली बात करते हैं हम घास स्थल। तीसरा, घास स्थल जो है ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, दूसरा, घास स्थल जो है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, घास स्थल सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ये छोटे आकार वाले, मतलब कि ये जो वृक्ष होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ पे जो है घास भी कहा जाता है। ये विश्व के कुछ खास स्थानों पर जो है इसका निर्माण होता है। घास स्थल जो है मैंने पूरा एकदम आप लोगों को उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल क्लास 7th की ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पूरा क्लास 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर नहीं किया है तो अब जो है स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप एसएसटी में जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं गुल्म की। तीसरा, गुल्म। जो गुल्म होता है ना, ये कम वर्षा वाले, मतलब जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जो है कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं, जहाँ पे बारिश जो है कम होती है, या तो शुष्क प्रदेश होता है। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति याद रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और टुंड्रा वनस्पति जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और शीत वाले, मतलब कि जहाँ पे बर्फ होते हैं, तो ये शीत ध्रुवीय प्रदेशों में जो है टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है घास और लाइकेन जैसे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, ये घास नहीं, ये मॉस है, मॉस है। ठीक है, घास स्थल अलग बात है। ठीक है, जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों को टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कहीं से भी कुछ भी लगता है, कोई भी डाउट हो, और ये लगता है कि कुछ अलग तरीके से आपको जो है समझ में नहीं आ रहा, अलग तरीके से समझाए, तो वो भी बताइएगा, क्योंकि सजेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, मतलब कि प्राकृतिक जो वनस्पति वन्य, इनका जो है संरक्षण किस तरीके से किया जाए। तो इस संरक्षण के करने से पहले, मतलब संरक्षण पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि इसका जो है किस तरीके से जो है ये नष्ट होते जा रहा है उसके बारे में समझना। देखिए, वन जो है हम सब जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण संपदा है। ठीक है, ये हमारी संपदा है, हमारी धरोहर है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ ही ये परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं, मतलब सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण जो है, जो पौधे हैं, जंतुएं हैं, इनकी प्राकृतिक आवास जो है नष्ट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, इसका कारण केवल जलवायु में परिवर्तन ही नहीं है, मानव का हस्तक्षेप भी है, कि मानव के द्वारा जो है वनों की कटाई की जा रही है। कहीं ना कहीं जलवायु में जो है अचानक से परिवर्तन आ जाता है, भूस्खलन आ जाता है। ठीक है, सुनामी आ जाती है या बाढ़ आ गया, तो इसके द्वारा भी जो है जो पेड़ पौधे हैं, जो जंतु हैं, ये कहीं ना कहीं जो है इनके जो प्राकृतिक आवास है ये जो है नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी जो जातियां हैं वो असुरक्षित और संकटा उत्पन्न, मतलब कि संकट में जो है, मतलब उनका जो जीवन है ना वो संकट में चला गया है। मतलब ये धीरे धीरे जो है ये खत्म होने के कगार पर है, ये लुप्त होने के कगार पर है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप। आप ये किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम बोले कि जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण से पहले ये समझ लीजिए कि ये किस तरीके से जो खत्म होते जा रहे हैं। इसका जो मानव हस्तक्षेप है या जो प्राकृतिक कारण, मतलब जो जलवायु में परिवर्तन है, किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक कारक को अगर आप समझे कि किस तरीके से जो है प्राकृतिक कारक जो है प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने में जो है इनका किस तरीके से जो है इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो प्राकृतिक कारक मतलब कि अचानक से जो है जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, या ये बोले कि अचानक से जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाता है, आग लग जाती है। या जलवायु में परिवर्तन के कारण कई बार जो है भूस्खलन की समस्या देखते हैं, सुनामी आ जाती है या बाढ़ आ जाता है। ये सभी जो है प्राकृतिक कारक हैं, ये सब मिलाकर जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देते हैं। मानवीय कारक की बात करें तो वनोन्मूलन,
दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या की जो मांग है, कहाँ पर रहें, तो रहने के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जो जीवन है, एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो है वनों को जो है काटते जा रहे हैं, निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, मतलब फैक्ट्रीज लग रही हैं, अलग अलग तरीके से जो है चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वो जो है क्या वनों को जो है क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं, या तो वनों को जला रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या दे कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात, शिकार करने की संख्या में बढ़ना, मतलब कि बिना अधिकार होते हुए भी शिकार करने की जो संख्या है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। जैसे कि कुछ खास किस्म की जो जीव जंतु होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं, यही कारण है कि वो प्रजातियों के जो है लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, कुछ खास किस्म की प्रजातियों की संख्या में जो तेजी से कमी आई है, जैसे कि लोग जो है उसका शिकार करते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? जैसे उनको उसका खाल लेने के लिए, चमड़ा के लिए, नाखून, दांत, पंखों के लिए, सींग के लिए, इन सब को एकत्र करके जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इन जंतुओं का जो है शिकार करके जो है वो अपने अपने लाभ के लिए जो है इनका शिकार करते जा रहे हैं और इसका जो है व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनकी जो है संख्या लुप्त होती जा रही है। अब जो सरकार है, इनको जो है संरक्षित करने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीवन संरक्षण किस तरीके से किया जाए, तो इसके लिए जो इसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, वो क्या कि उसने जो है इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, जीव मंडल निचय बनाए हैं। ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को जो है किसके लिए बनाए गए? प्राकृतिक वनस्पति और वनों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ये बनाए गए हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है, इसको समझिए। देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में और भविष्य की पीढ़ी के लिए, मतलब आज के लिए और फ्यूचर मतलब भविष्य की पीढ़ी के लिए, एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए जो है नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र है, जहाँ पे जो है किनको जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, इनके जो है संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जा सके, क्योंकि ये सभी प्रजातियां जो है, अगर आपको पर्यावरण में संतुलन चाहिए, आपको जो है एक, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो है निर्भर है, एक दूसरे से जो है संबंधित है, इसीलिए जो है प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को जो है भंग नहीं किया जाए, नहीं तो इससे क्या होगा, इससे जो है पर्यावरण का जो संतुलन है ना, वो बिगड़ जाएगा। यही जरूरत है, इसीलिए जरूरी है कि इनको जो है संरक्षित रखा जाए। जैसे कि आपको ये क्या दिख रहा है, हाथियों का झुंड। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है हाथियों का झुंड, इनको भी संरक्षित करने के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, इनको, ताकि इनकी संख्या में कमी ना हो, नहीं तो इसकी संख्या में, मतलब जितने भी ये जो बनाया जाता है ना, चाहे वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो या जय मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें जो है संतुलन बना रहे। इसी के लिए जो है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी साइट्स, ठीक है, मतलब कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसे साइट बोला जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। ठीक है, इसलिए किस लिए? प्राणियों और पक्षियों की अनेक जो जातियां हैं उसकी सूची तैयार की गई है और सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। किससे? ये साइट जो है, इसका एक सम्मेलन होता है। ठीक है, ये इसका जो मेन जो उद्देश्य है, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो इसीलिए कि जितने भी जो पक्षी हैं और प्राणी हैं, इनके व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, जैव मंडल जो निचय है, ये क्या होता है? ये जो है वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान अलग चीज़ है, जैव मंडल आधारित क्षेत्र अलग है। ठीक है, और आपका जो वन्य जीव प्राणी, ठीक है, ये जो तीन है ना, ये सबका अपना अपना कार्य है। जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है किस लिए बनाया गया? वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है, जैव मंडल नीचे जो है अलग है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए ही जो है साइट की स्थापना की गई थी और इसमें जो है जितने भी प्राणी पक्षी हैं, जिनके अलग अलग तरह की कई जातियां हैं, इनकी सूची तैयार की गई और सबके लिए जो है इनके व्यापार पर जो है क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। जो जैव मंडल नीचे है, ये एक वैश्विक नेटवर्क है। ये मतलब कि विश्व के तौर पे पूरे विश्व में एक नेटवर्क द्वारा जो है जुड़े हुए रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को, मतलब इसका संरक्षण करना है और इसके विकास के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से जो है ये बनाया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट के बारे में, ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
साइट है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। जो ये साइट है ना, एक समझौता हुआ था और इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था, यह सुनिश्चित करना कि जितने भी वन्य प्राणी और पौधे हैं, ठीक है, प्राणी के साथ साथ पौधों की बात भी की जा रही है, जितने भी वन्य प्राणी और पौधों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पे इसमें जो है पशुओं की जो संख्या बहुत पहले की, ये संख्या बढ़ भी गई है, 5,000 जातियां हैं और पौधों की जो संख्या 28,000 के करीब, ठीक है, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड, एलो, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। तो इनका जो है मेन उद्देश्य था कि इनको जो है किसी भी तरह से इनके जीवन को कोई खतरा ना हो, इसलिए साइट की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मेन यही था कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनके जीवन को कोई भी खतरा ना हो, क्योंकि ये पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट लगे, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अगर कहीं पर भी लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगर लगता है कि दोबारा से इसे जो है मैं करवाऊँ तो वो भी बता दीजिएगा, उसको जो है अलग तरीके से कराऊंगी। वैसे तो मैंने पूरे एनसीईआरटी का एकदम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सब जो है मैंने आप लोगों को इसमें शामिल किया था। अलग से आप लोगों को जो है बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए जो है बुक्स में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा और आराम से जो है इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको खुद अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है तो इससे कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, जो है कथन और तर्क बेस्ड क्वेश्चन बाद में कराऊंगी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार जो है पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। देखिए ये जो है मैं CTET के लिए पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड, इसका जो है एक्सप्लेनेशन और भी हो सकता था अगर आपको TGT SST के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो TGT SST के लिए पढ़ना है तो अभी मेरा फोकस जो है CTET पर है, तो अभी जो मैं इसको जो है करवाऊंगी। लेकिन ये याद रखिएगा ये DSSB के लिए भी है, क्योंकि आपका जो बेसिक है ना वो पहले क्लियर होना चाहिए। लेकिन TGT SST के लिए भी पढ़ाऊंगी, एक बार उसका जो है आप लोगों का आ जाने दीजिए कि क्या है, मतलब अभी तो नोटिफिकेशन, अभी तो आप लोगों का फॉर्म फिल कर लिया होगा उम्मीद करती हूँ। 8 मार्च लास्ट डेट है ना, तो कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है, ये सब तो रही बातें। रेंगुर मृदा का कौन सा अन्य नाम है? रेंगुर मृदा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मैंने मृदा समझाया था, मृदा के प्रकार। देखिए रेंगुर मृदा कौन से होते हैं? लेटराइट मृदा बिल्कुल भी नहीं, लाल मृदा नहीं, काली मृदा या जलोढ़ मृदा? तो जलोढ़ मृदा तो होगी नहीं, काली मृदा। काली मृदा के कई नाम बताए थे, ठीक है। इसको ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है, कपास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से इस मृदा का निर्माण होता है, इसलिए ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं, रेंगुर मृदा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा। स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि ये जो है सूखने के बाद जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो काली मृदा है। रेंगुर मृदा का अन्य नाम काली मृदा है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं? निम्नीकरण में, ये भी मैंने समझाया है, वनोन्मूलन, अति भारण या रासायनिक उर्वरक, उपरोक्त सभी तीनों ही बताया था ना मैंने कि मृदा का निम्नीकरण किस तरीके से, मतलब इसको किया जा सकता है। तो वनोन्मूलन के द्वारा कि इसका कटाव कम हो, अति भारण, रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाए, ठीक है। आगे अलवण जल, अलवण जल कितने प्रतिशत है? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, 2.7%, राइट। तो इसका कितना होगा? 2.7% जो है अलवण जल है। कितने पूरे जल में देखें तो हमारा जो जल है, हम सब लोग जानते हैं कि जो 3/4 भाग जो है वो जल है, लेकिन उसमें पीने योग्य सारा जल नहीं है, सिर्फ जो है कितना 3% जल, लगभग 3% जल, मतलब 2.7% जल। इसमें भी जो है 1.5, मतलब कि 1.7 तो आप लोगों का बर्फ़ों के रूप में पाया जाएगा, 1% ही जल जो है वो आप लोगों का पीने योग्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। अभी क्वेश्चन करवाया था, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? जितने भी जीवित जीव जंतु हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है, उस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? परतंत्र, राइट, परितंत्र। तो ये तो रहे क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के एक भी इसमें से गलत नहीं हुए होंगे, बताइएगा जरूर। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जल, सौर ऊर्जा, वायु, ये तीनों ही नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाई जाती है? ये भी करवाया है कि मृदा का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए तीव्र ढालों पर, ठीक है, पहाड़ों पर रक्षक मेखला, माल्च या समुच्चय रेखीय जुताई, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सब लोग जानते हैं कौन सा, समुच्चय रेखीय जुताई का प्रयोग जो है मृदा अपरदन के लिए किया जाता है तीव्र ढालों पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने भी ये पूरा चैप्टर किया होगा ना, जिस तरह से समझाया, अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ये गलत नहीं हुआ होगा। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, लगता है इन्फॉर्मेटिव, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आज जो है मैं पूरा जो है इसका जो आप लोगों का CTET पेपर 2 SST का सिलेबस है वो जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, तो उसे जो है जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ऑल द बेस्ट।